हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण। तो नोट करने वाली बात क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो सबसे पहले हमें एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना होगा। जैसा कि तुमने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, हम एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कुछ इस तरीके से। याद होगा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, जिसमें हमने देखा था एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित किया करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र। ओके, अच्छा क्या लिखा है आगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव। तो अब हम इसमें एक द्विध्रुव रखते हैं। जैसा कि तुम जानते हो द्विध्रुव क्या होता है, जब समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश। तो देखिए यहाँ मैंने माइनस क्यू चार्ज लिया है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज। तो जब समान परिमाण, दोनों का परिमाण समान है, और द्विध्रुव को और डिटेल में जाना है तो पिछली वीडियो देख सकते हो तुम। हमने पिछली किसी वीडियो में द्विध्रुव के बारे में डिटेल में बात की है। तो जब समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो इस व्यवस्था को हम द्विध्रुव बोलते हैं। तो मैंने मान लिया है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2a है, ठीक है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। तो जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा था, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण। ओके, तो ये हो गया, ये हमने मान लिया है, ठीक है। मैं अब इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमने मान लिया है, माना एक समान विद्युत क्षेत्र E, ये जो है ये विद्युत क्षेत्र E हो गया, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक द्विध्रुव रखा है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा तुम जानते हो, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो ऋणावेश यहाँ रखा है, धनावेश यहाँ रखा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी हो जाएगी बच्चों, ऐसे, ठीक है। अब ये एक समान विद्युत क्षेत्र है तो मैं इसको भी विद्युत क्षेत्र की दिशा ही बोल सकता हूँ, और इन दोनों के बीच हो गया कोण थीटा, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र E तथा द्विध्रुव आघूर्ण P, तुम्हें याद होगा द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जिसकी दिशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो P यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र E के बीच कोण थीटा है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि, तो देखिए स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तुम जानते हो ये फॉर्मूला हुआ करता है। विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। अब तुम जानते हो कि धन आवेश सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान होता है। धनावेश सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान होता है। तो इस पर लगने वाले बल की दिशा कैसी होगी, इस ओर, ओके, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है, और धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, ठीक है। तो अगर मैं इनको सदिश रूप में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, क्योंकि यहाँ लगने वाले बल और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, ठीक है। अब इसी प्रकार E के कारण माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, वो कितना होगा, बल का तो फॉर्मूला यही होता है F इक्वल टू क्यू ई। लेकिन देखिए ये है ऋणावेश, हम जानते हैं ऋणावेश सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गति करता है। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ऐसे, तो आवेश किधर जाएगा, इसके विपरीत ऐसे। तो हम क्या कह सकते हैं, लगने वाले बल की दिशा इधर, ये बल लग रहा है F इक्वल टू क्यू ई, इधर भी बल लग रहा है क्यू ई, लेकिन ये बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में है और ये बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। तो अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो हमें यहाँ नेगेटिव चार्ज लेना पड़ेगा, जो हमें ये बता रहा है कि लगने वाले बल की दिशा
और आरोपित विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो जरा देखिए, इस द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं, एक QE इस दिशा में, दूसरा भी QE लेकिन इस दिशा में। तो द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल कितना हो जाएगा? 0, 0, क्योंकि दो बल समान परिमाण के हैं, विपरीत दिशा के हैं। तो एक निष्कर्ष क्या निकलता है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल 0 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं, अतः द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? एक ये F = QE, दूसरा F = -QE। तो नेट बल कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग जो हो गया 0। तो क्या मीनिंग निकलता है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल 0 होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा टॉपिक था बल तथा बल आघूर्ण। तो बल तो हो गया 0, लेकिन यहाँ पर बल आघूर्ण 0 नहीं होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये दोनों बल संरेखीय नहीं हैं। अब देखो, मैं थोड़ा आइडिया बता देता हूँ संरेखीय के बारे में। आइडिया सिर्फ ये है कि अगर दोनों बल लो की क्रिया रेखा एक ही रेखा के अनुदिश हो। इसका मीनिंग क्या है? जैसे एक बल तो इस दिशा में लग रहा है, दूसरा बल इस दिशा में लग रहा है। तो देखिए दोनों बल एक ही रेखा के अनुदिश लग रहे हैं, यानी कि क्रिया रेखा एक दूसरे के एक रेखा पर ही है। तो यहाँ पर बल और बलाघूर्ण दोनों 0 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक बल की क्रिया रेखा ये है, दूसरे बल की क्रिया रेखा ये है। तो क्या ये एक ही रेखा पर हैं? जवाब है नहीं, इसलिए इस पर बलाघूर्ण लगेगा। ये तो हो गई किताब की बात। अब अगर हम कॉमन सेंस भी अपना लगाएं यहाँ पर, तो ज़रा ध्यान से देखो। जैसे ये जो मैंने पेंसिल रखी है, ये एक द्विध्रुव है। तो एक बल तो इस पर इस दिशा में लग रहा है ऐसे, मैं इसको ऐसे खींचूंगा, और दूसरा बल इस पर इस दिशा में लग रहा है ऐसे। तो जब मैं इन दो बलों को लगाता हूँ तो क्या ये रेखीय गति करता है? जी नहीं, रेखीय गति नहीं कर रहा है, बल्कि ये घूर्णन गति कर रहा है। तो अगर रेखीय गति 0 है तो तुम जानते हो उस पर वस्तु, अगर किसी वस्तु की रेखीय गति 0 होती है तो उस पर लगने वाले कुल बल 0 होते हैं। और अगर कोई वस्तु घूमने के लिए स्वतंत्र है, केवल घूर्णन गति कर रही है, तो उस पर आरोपित बलाघूर्ण 0 नहीं होता। तो सिंपल और सरल सी बात यह है कि रेखीय गति के लिए आवश्यक होता है बल, और घूर्णन गति के लिए आवश्यक होता है बल आघूर्ण। तो हम देख पा रहे हैं ये द्विध्रुव रेखीय गति नहीं कर रहा, लेकिन घूम रहा है, घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो इस पर बल नहीं बल्कि बल आघूर्ण लगेगा, जिसका मान हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम निकालते हैं द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो जैसा तुम्हें याद होगा, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, क्या है बल आघूर्ण का फॉर्मूला? बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। अब देखते हैं क्रिया रेखा क्या है। देखिए, ये बल इस रेखा के अनुदिश, ये दूसरा बल इस रेखा के अनुदिश। तो इन दोनों बलों के बीच के जो क्रिया रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी, यानी कि दोनों के बीच की लंबवत दूरी। देखो, एक बल इस रेखा के अनुदिश लग रहा है और दूसरा बल इस रेखा के अनुदिश लग रहा है। तो ये जो दूरी है, ये दूरी, इसी को बोलते हैं हम क्या? दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इजी करने के लिए अपन इसको A एज्यूम कर लेते हैं, इसको B और इसको C। तो कहने का मीनिंग मुझे BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो बल आघूर्ण जिसको हम टो से प्रदर्शित करते हैं, तो टो बराबर बल। तो बल तो लग रहे हैं दो, लेकिन दोनों ही समान हैं, तो कोई सा भी एक बल ले सकते हो तुम। तो मैंने ले लिया है QE, कोई सा भी एक ले लीजिए क्योंकि दोनों का परिमाण समान है। तो यहाँ लिख दिया है QE मल्टीप्लाई दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, जो कि है BC। तो मैंने यहाँ लिख दिया है BC। ठीक है, अब चित्र अनुसार अब देखते हैं BC क्या है, BC की वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ त्रिभुज ABC की, तो BC लंब हो गया, AC कर्ण हो गया, AB आधार हो गया। ठीक है, BC क्या हो गया? लंब।
तो लंब हमें कैलकुलेट करना है, निकालना है, और AC क्या है, कर्ण हमें पता है। तो कर्ण पता है, लंब निकालना है। कर्ण और लंब किस में आते हैं, साइन के अंदर, ठीक है। तो चित्र अनुसार साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना है यहाँ पर, BC, BC अपॉन कर्ण कितना है, कर्ण है AC, और AC की वैल्यू कितनी है, 2A, 2A। तो इम्प्लाइज दैट BC इज इक्वल टू 2A इंटू साइन थीटा। अब BC की ये वैल्यू हम ऊपर रख देते हैं, तो टो इज इक्वल टू QE एज इट इज इंटू 2A साइन थीटा, इम्प्लाइज दैट, अब तुम जानते हो 2AQ क्या होता है, P, जिसको द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो ये हो गया P इंटू E साइन थीटा। पता है ना है P कैसे आया है, P इज इक्वल टू क्या होता है, 2AQ, जिसको बोलते हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण। Q क्या है यहाँ पर, द्विध्रुव के किसी भी एक का आवेश, दो आवेश होते हैं ना, किसी भी एक आवेश का परिमाण, और 2A इनके बीच की दूरी, और P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, तो हमारा फॉर्मूला आ गया है टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। या इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो स्टूडेंट सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, हमने 11th क्लास में पढ़ा था ना कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, इंटू एन कैप भी लगा दिया करते थे, एकांक सदिश बोलते थे हम जिसको। ओके, तो मैं AB जिसका जो परिमाण था वो 1 होता था, तो मैं AB साइन थीटा को क्या बोल सकता हूँ, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ऐसे ही मैं PE साइन थीटा को क्या बोल सकता हूँ, तो ये टो इज इक्वल टू कितना हो गया, PE साइन थीटा को क्या बोल सकते हो, P वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। तो ये हो गया द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश निरूपण। ओके, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं, द्विध्रुव, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल कितना होता है, PE साइन थीटा कह लीजिए या P क्रॉस E कह लीजिए, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ओके, और लगने वाला बल कितना होता है, 0। तो ये हमारी कुछ बातें हो गई, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल। अब इसकी जो कुछ और बातें हैं बल आघूर्ण से संबंधित, वो बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अब इसकी बात करने वाले हैं।